हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सीधे हम मुद्दे पे आएंगे। मुद्दा क्या है आज का जो मुद्दा है उसमें हम बात करेंगे जो मैंने टेस्ट दिया था आपको आंसर राइटिंग के लिए GS1 के लिए। उसमें तकरीबन 18 से 20 लोगों ने कॉपी सेंड किया है। ऑन एन एवरेज 30 से 32 पेज उन्होंने लिख के भेजा है। तो कॉपी इवेल्यूएट करते वक्त जो मेरे और भी जिनसे मेरी बात हुई प्रोफेसर हैं वो कॉलेज के, उनके साथ ही मैं था। तो उन 20 कॉपी को चेक करते वक्त जो साइकोलॉजी उनका मैंने देखा और क्या वो फील किया उन्होंने, और जनरली में जो हमारे प्रोफेसर चेक करते हैं जो मेंस के आंसर कॉपीज हैं BPSC का, तो उनके पास करीब करीब 500 से 600 कॉपियाँ होते हैं एक प्रोफेसर के पास, क्योंकि उनको पैसे भी कुछ मिलता है हर कॉपी चेक करने का। उनका जो बंदा होता है पैसा वो मिलता है उनको। तो 500 से 600 कॉपी चेक करना होता है। और आप सोचो कि अगर मान लो एक क्वेश्चन है, उसका लगभग 10,000 लोग जो भी बैठे हैं मेंस में बैठेंगे सब आंसर दे रहे होंगे। तो वो जो 500 कॉपी आएगा उनके पास वो मोनोटोनस हो जाता है उनके पास। यानी कि वो आंसर में सर्च करते हैं क्रिएटिविटी, जो मैंने महसूस किया। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें आपको ये एनालाइज होगा कि क्या बेसिक डिफरेंसेस हो गया है। 2-3 आंसर मैं सैंपल के तौर पे दिखाऊंगा। अभी मैं 2 कॉपी दिखाऊंगा यहाँ पे, एक तो मानसी हैं और दूसरा साक्षी हैं। और आज जो है वो असमत सैयद, उन्होंने भी सेंड किया है। और भी कहीं राज हैं, फिर श्रुति नहीं, बहुत से 18-20 लोग हैं, उनका नाम है वहाँ पे मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो 2 कॉपी मैंने सेलेक्ट किया है। इनकी कॉपी को बारीकी से हम देखेंगे कहाँ कहाँ हम सीख सकते हैं, क्या क्या कुछ गड़बड़ हुआ है। सारा क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बहुत आधा घंटे के वीडियो में पॉसिबल नहीं है ना। तो सेक्शन 1 का एक क्वेश्चन और सेक्शन 2 का एक क्वेश्चन वो हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कहाँ कहाँ क्या क्या फ्लॉज रहा है। और जिनका भी मैंने नाम लिया है ना, कृपया करके प्लीज़ इसको दिल से मत लीजिएगा। आप लोगों ने जिन्होंने भी आंसर सेंड किया है, पहले तो उनके लिए क्लैपिंग होना चाहिए कि उन्होंने इतना हिम्मत दिखाया लिखने का, है ना, ये डेडिकेशन दिखाया। आई होप कि आप सब इस बार मेंस ज़रूर लिखोगे, ठीक है। तो इन 2 कॉपियों को जो मैंने लिया है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हो सकता है, क्या क्या आपको सीखने को मिल सकता है जिन्होंने आंसर नहीं लिखा है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए ये जो कॉपी है ना, ये चलो नाम तो नहीं बताऊंगा, ठीक है, बट आपको जिन्होंने भेजा है उनको दिख जाएगा ये, है ना। जो भी फीमेल हैं जिन्होंने सेंड किया उनको दिख जाएगा ये। सबसे पहले क्वेश्चन लिखने के पहले 2-3 बातें आप याद रखिएगा। जब भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आएगा, जब भी कोई भी ये टॉपिक आएगा, तो पहले क्वेश्चन को देख के उसको हमको पार्ट बाय पार्ट समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। आपको नॉलेज हो सकता है समुंदर होगा, लेकिन हमें उस समुंदर का कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम सिर्फ उसी के बारे में लिखेंगे। यानी कि क्वेश्चन देखते के साथ आपके माइंड में पहले 1 से 1.5 मिनट आप टाइम लो कि हाँ ये फ्रेमवर्क मेरा होगा, मैं ऐसे लिखूंगा इसको, ठीक है। लिखते वक्त 2-3 चीज़ें हैं जहां आपको ध्यान देना है। पहला, सबसे पहले आपको ध्यान देना है इंट्रो, ठीक है ना। इंट्रो पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, इंट्रो पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा। कैसे करना बताऊंगा अभी। फिर आपका हो गया बॉडी, ठीक है, और तीसरा हो गया कंक्लूजन, ठीक है। ये तीनों पार्ट पे इस तरीके से आपको फ्रेमवर्क बनाना होगा, ठीक है। इन्होंने कहाँ कहाँ क्या मिस किया है या क्या हो सकता है इंप्रूवमेंट, वो हम डिस्कस करते हैं पहले। और फिर इसी क्वेश्चन का एक और जिन्होंने सेंड किया है उनका भी हम डिस्कस करेंगे, उन्होंने कैसा किया है, ठीक है। चलिए तो पहले हम एक काम करते हैं। देखिए सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया है, ठीक है ना। 38 मार्क्स से क्वेश्चन था ये। इन्होंने जो क्वेश्चन हमारा है कि क्रिटिकली एनालाइज द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड द रोल प्लेड बाय बिहार इन दिस रिवोल्ट, ठीक है। डू यू थिंक इट वाज द फर्स्ट एंड द नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ पहले आपको चल रहा है कि क्वेश्चन का बेसिकली 4 भाग पूछ रहा है। पहला बोल रहा है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को आप क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। अब ये क्या होता है हम बात करेंगे। फिर कह रहा है कि उसमें बिहार का जो रोल है, उस बिहार के रोल के बारे में बताइए। तीसरा, इट वाज द फर्स्ट, क्या ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, है ना। एंड फोर्थ है हमारा, क्या ये नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। यानी कि अब एज ए क्वेश्चन चेकर
इन्विजिलेटर, मैं ये कोशिश करूंगा कि इन चारों पॉइंट का ब्रीफली इन्होंने आंसर दिया है कि नहीं दिया है। मुझे और ज़्यादा चीज़ों से मतलब नहीं है। इस 1857 से जुड़ा हुआ एक किताब भी है अलग अलग हिस्टोरियंस का, है ना, यानी कि मुझे और उन किताब के बारे में या और भर भर की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। मुझे चाहिए क्या, इन 4 बिंदुओं पे सटीक आंसर। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं इन्होंने कैसे क्या किया है। एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि इनका जो इंट्रो है, फिर यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, एक चीज़ नोटिस क्या हो रहा है कि इन्होंने पैराग्राफ का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि पैराग्राफ है। इससे मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कहाँ पे क्या चीज़ें शुरू हुई हैं, कहाँ पे क्या ख़त्म हुई हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो पैराग्राफ होगा वो 3 लाइन से ज़्यादा कभी होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। यू हैव टू बी कंसाइज। आपको जो आंसर देना है वो कंसाइज टू द पॉइंट देना है। ठीक है, दूसरा क्या दिख रहा है, ठीक है, फिगर का इन्होंने इस्तेमाल किया है। जैसे हेडिंग यहाँ पे इन्होंने ये दिया है केवल, इसके पहले का ये फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है ना, तो ये एक हेडिंग, चलो ये हमें चल गया पता कि मेरा एक जो पार्ट है उसका आंसर इन्होंने दिया है। बाकी मुझे यहाँ कहीं भी डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है कि इसमें एक्चुअली चल क्या रहा है। ठीक है, इन्होंने ट्राई बहुत अच्छा किया है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें कंटेंट बहुत है, लेकिन इसमें जो इन्होंने एक जो सब हेडिंग होता है वो नहीं दिया है। ठीक है ना, चलिए फिर से हम इसको एक बार एनालाइज करते हैं। इन्होंने लिखा है कि बिहार हैज़ ऑलवेज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिहार वॉज नॉट लेफ्ट अनटच्ड, द पीपल ऑफ बिहार पार्टिसिपेटेड इमेंसली। The revolt of 1857 was indeed a national challenge to the growing supremacy of the East India Company. एक चीज आप याद रखिएगा, जो हमारा इंट्रो होता है ना, वो इंट्रो एकदम सटीक होना चाहिए। ये ज़्यादा आप जो है ग्रेजुएशन का आंसर नहीं लिख रहे हो, आप मेंस का एक प्रशासनिक सेवा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का आंसर लिख रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा ये जेनरिक ना होके स्पेसिफिक होना चाहिए, जेनरिक ना होके स्पेसिफिक थोड़ा हो। यानी कि इंट्रो में आप बता सकते हो कि जो, और दूसरी बात यहाँ सीधा आपने बिहार का जिक्र किया है, चलो ठीक है, अभी अच्छी बात है। इंट्रो में आप ये दे सकते हो कि जो हमारा 1857 की क्रांति है उसका जो हमारा रीज़न था, या फिर जो भी उसका लैंडमार्क पहले का जो हमारा कॉलोनियल हिस्ट्री था, 1764 से पलासी के एस्टेब्लिशमेंट के बाद अलग अलग जो रिफॉर्म्स थे उनके, उसके कारण प्लस इमीडिएट कुछ कॉज थे जिसके कारण से ये हमारा पनपा। ठीक है, दूसरी बात, कोई भी हमारा मॉडल आंसर नहीं होता है जीएस में, ये टोटली आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये इंट्रो थोड़ा सा ब्रीफ रखेंगे आप, ये कंसाइज नहीं है। और एक और बात कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो इसमें आपको एक चीज़ करना है, जब भी आप आंसर लिखोगे तो जो आप कहना चाह रहे हो उसको कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए टू द पॉइंट लिखना है। यानी कि इससे मुझे बस 2 पॉइंट चल रहा है पता, 2 पॉइंट चल रहा है पता, लेकिन उन 2 पॉइंट को लिखने के लिए आपने कितने सारे वर्ड यूज़ कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऑन एन एवरेज 50 वर्ड तो आपने यहीं यूज़ कर लिया, और 400 से 500 वर्ड में लिखने होते हैं। तो इन 50 वर्ड्स में सिर्फ आपका 2 ही पॉइंट निकला, तो इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं द रिवॉल्यूशन ऑफ बिहार प्लेड ए लॉडेबल रोल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखिए ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं रिडंडेंसी। क्या बोलते हैं? रिडंडेंसी। ये जो है ना कि द रिवॉल्यूशन ऑफ बिहार प्लेड लॉडेबल रोल्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने फिर लिखा है कि बिहार हैज़ ऑलवेज प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 टू, यानी कि ये पॉइंट भी वही कह रहा है और ये पॉइंट भी हमारा वही कह रहा है। इस तरह के रिडंडेंसी एरर से आपको बचना है। ठीक है, इस तरह के आंसर, इस तरह के रिपीटेटिव पॉइंट आपको नहीं लिखने हैं। ठीक है, ये आप देख लिया आपने। फिर है द रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या है ना कि मुझे क्लियरली पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे कौन से पॉइंट आपने शुरू किया है। ठीक है, ये जस्ट लाइक एक पैराग्राफ राइटिंग हो गया। ठीक है, पैराग्राफ। इससे बेटर ये होता कि आप थोड़ा इसको कंसाइज करते हैं।
जैसे कि इसका फ्रेमवर्क क्या होता है कि आप इंट्रो लिखते, इंट्रो के बाद क्रिटिकली एनालाइज कह रहा है, तो एनालाइज में हम बात करेंगे तो उसमें हमें देना पड़ेगा इसके काउजेस क्या थे, ठीक है। काउजेस के बाद हम बात करेंगे कि फेल क्यों हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसका इम्पैक्ट क्या था, ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या था। जब हम काउजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देंगे पॉलिटिकल काउजेस क्या थे, इकोनॉमिक काउजेस क्या थे, सोशियो रिलीजियस काउजेस क्या थे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव काउजेस क्या थे, ठीक है। इसी तरीके से हम फेल्योर की बात करेंगे तो अलग अलग देंगे, यहाँ पे डायमेंशंस देंगे, इनको डायमेंशन चाहिए, डायमेंशंस दिखाना होगा हमको। इम्पैक्ट की बात करेंगे तो फिर यहाँ आएगा पॉलिटिकल चेंज क्या हुआ, इकोनॉमिक चेंज क्या हुआ, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हमारा क्या हुआ। प्लस इन सब के बावजूद हम यहाँ पे दे सकते हैं एक चीज़ कि हमारे इस 1857 के बारे में अलग अलग जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनका विचार क्या है। जैसे कि कॉलोनियल हमारे हैं, जो कॉलोनियल है ना, कॉलोनियल हिस्टोरियंस, उनका क्या विचार है इस क्रांति के बारे में। फिर हमारा है कि इंडियन हिस्टोरियंस हैं, उनका विचार क्या है इसके बारे में, तो हम ये भी लिखेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल अगर हम बात करेंगे तो कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी है, कार्ल मार्क्स का जो विचार है, उसको हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस तरीके से आप डायमेंशन जब बनाते हो तो आपका अलग अलग पॉइंट निकल के आ जाता है। यानी कि आपने काउजेस बताया तो उसमें अलग अलग डिमार्केट कर दिया क्या क्या है, फेल्यूर बता के, ये बता के, तो इस तरीके से आपका फ्रेमवर्क चलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जब हम बिहार की बात आएंगे, इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है, जहाँ जहाँ इन्होंने ज़रूरत पड़ा है हाईलाइट भी किया है, ठीक है। बट थोड़ा सा इनमें आपको ये बोलूँगा, जिन्होंने ये लिखा है, सिखा आपने जो लिखा है, इसको थोड़ा सा कंसाइज कीजिए, तोड़िए, लाइन में तोड़िए इसको, ठीक है। बाकी डिटेल एनालिसिस आपको मिल जाएगा। ये इन्होंने सही किया है। ये जो है इन्होंने यहाँ पे देखो एक हमारा फिगर बनाया है बिहार का, एक रफ डायग्राम बता दिया है और कहाँ कहाँ क्या हुआ है, प्लस लिस्ट ऑफ रूलर जो है ये इन्होंने दिया है। ये भी काफ़ी सही है, ठीक है ना, इन्होंने टैबलेट फॉर्मेट में देख के बता दिया है। बेटर ये होता कि एक इंडिया का एक रफ डायग्राम बना के और यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर देते, ठीक है, एक रफ डायग्राम बना के कि कहाँ पे क्या क्या हुआ था, तो उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलता है चेक करने वाले को और 1-2 मार्क्स आपको ज़्यादा मिल जाता, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसके बारे में। फिर है रिवोल्ट, मतलब आपने पॉइंट सही दिया है, बाकी डिटेल्ड कहाँ कहाँ क्या मिसिंग है वो चीज़ें आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब एक और कॉपी हम चेक करते हैं जिन्होंने अभी सेंड किया है, ठीक है। देखिए ये कॉपी है मानसी का, मानसी जो है ना, मानसी, उन्होंने ये कॉपी दिया है, ठीक है। तो आज जो हम कॉपी चेक किए हैं ना, वो शिखा और मानसी, इन दोनों कॉपी हमने चेक किया है। पहला था शिखा का, ये हमारा मानसी का है, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले सेंड किया था कॉपी, मंगलवार की जस्ट बाद, तो हमें 2 कॉपी टाइम मिला देखने को। देखिए इन्होंने भी उसी क्वेश्चन का आंसर दिया है, थोड़ा सा फ़र्क समझिएगा, ठीक है ना। अब अभी थोड़ा सा देखिए कि जो हम ये लिख रहे हैं, जो भी आंसर ये चेक करेगा, जो भी हमारा इन्विजिलेटर चेक करेगा, तो पहला क्या है कि उसको क्लैरिटी, एक क्लैरिटी मिल गया कि हाँ इन्होंने बुलेट पॉइंट्स दिए, डायमेंशंस कवर किया है कि हमारा ये पॉलिटिकल काउज क्या था, सोशियो काउज क्या था, इकोनॉमिक काउज क्या था, मिलिट्री काउज क्या था। ये बहुत सही किया है, ठीक है। तो इस पर आपको एक अच्छा ब्रीफ मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपने एक ये बना दिया है कि हमारा कैसे स्ट्रक्चर्ड फ्लो करेगा आंसर का, ठीक है। यहाँ पे आपने जो इंट्रो दिया है, देखिए ये 3 लाइन का दिया है, बहुत सही है, 3 से 4 लाइन। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हर टॉपिक पे कम से कम 3-4 इंट्रो तैयार कर लीजिए। इंट्रो में क्या डाल सकते हैं, कुछ लैंडमार्क इवेंट जो हिस्ट्री में है उस टॉपिक से जुड़ा हुआ वो डाल सकते हैं। कुछ हिस्टोरियन या थिंकर जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, या 1857 के पहले जो भी थे हमारे कुछ फेमस इंसिडेंट, उनका आप कोड कर सकते हो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है ना, यहाँ आप कोड कर सकते हो। तो ये देखो इन्होंने काउज बता दिया है, ठीक है ना, हल्का इंट्रो दिया, फिर कॉज बताया, और कॉज में इन्होंने सही सही से डिमार्केट कर लिया, कुछ घिसा पिटा घिसपिच नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इनका और देखते नीचे, तो इन्होंने पॉलिटिकल कॉज दिया है और ब्रीफ में बता दिया है कि पॉलिटिकल कॉज क्या क्या है, ठीक है। ब्रीफ में इन्होंने बता दिया है, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। फिर हम आते हैं, बिसाइड दिस इमीडिएट काउज वाज द यूज ऑफ इनफील्ड राइफल, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते थे कि एक इमीडिएट काउज और एक लॉन्ग टर्म काउज,
वो भी दे सकते थे, ताकि जिससे पता होता कि हाँ इमीडिएट काउज में इनफील्ड राइफल है और ये हमारा, बट ये भी फिर अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि प्लेसेस ऑफ रिवोल्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपने बनाया तो सही है, बट क्या है ना कि ये आपको कैच नहीं कर रहा है, जो हमारा चेक करने वाला है उसको भी ये नॉर्मल पैराग्राफ ही लग रहा है। बेटर होता कि इसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट में, या हो सकता है कुछ डायग्राम बना के ऐसे ब्रांचेस निकाल के आप दिखाते तो ज़्यादा वो अट्रैक्टिव होता, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, फ्लो चार्ट का, डायग्राम का मैं आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर इसमें अगर हम बात करेंगे तो अब देखिए सीधा यहाँ पे इनका आ गया बिहार बिकेम ए मेजर सेंटर। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने यहाँ पे जो आंसर दिया है ये बुलेट पॉइंट्स, बेटर ये होता कि थोड़ा सा इन पॉइंट्स को वो एक्सप्लेन कर देते, दो लाइन में एक्सप्लेन करते कि पॉलिटिकल कॉज क्या था, अगर ये था तो वो ब्रीफली थोड़ा सब्सिडी ऑफ अलायंस के तहत क्या हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत क्या हुआ, फियर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन के तहत क्या हुआ, और डिस्पैच आया था उसके तहत क्या हुआ, सती एबोलिशन वगैरह, थोड़ा थोड़ा इसको आप हल्का एक्सप्लेन करते तो ज़्यादा आपका मार्क्स मिलने के चांस रहता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे आप बिहार बिकम मेजर सेंटर, अब बिहार के बारे में बता रहे हो तो बेटर ये होता कि आप थोड़ा सा यहाँ पे डाल दें सब हेडिंग कि अब यहाँ से हम बिहार के बारे में बता रहे हैं, तो इससे पता नहीं चल रहा है कि आप बिहार के बारे में कैसे क्या बता रहे हो। उसके बाद बिहार में आपने बताया कि चलो रोहिणी से हुआ है, बहुत बढ़िया, सही है, कोई बात नहीं है। उसके बाद टर्निंग पॉइंट केम व्हेन, अब देखिए आंसर लिखते वक्त हमेशा ट्राई कीजिए कि जो पॉइंट बताना है उसको बताने के लिए अननेसेसरी हम शब्द का इस्तेमाल करके सेंटेंस को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है ना। और एक पॉइंट कहीं भी आंसर में अगर हम लिख दिए हैं तो उसको दूसरी जगह हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी एरर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। जैसे टर्निंग पॉइंट केम व्हेन द ऑक्टोजेनेरियन वीर कुंवर सिंह, आप सिंपली लिख सकते थे कि द रोल ऑफ वीर कुंवर सिंह, ठीक है ना, वो लिख सकते थे, ठीक है। फिर आपने चलो बिहार के बारे में बताया है, अब बिहार के बारे में बता के आपने सीधा कुंवर सिंह पे आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला था, रोल ऑफ बिहार, तो बेटर ये होता, इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि मॉडल आंसर में क्या होगा, क्या डालेंगे, ठीक है ना। अभी बस देख लेते हैं, अभी आपने बस थोड़ा सा ब्रीफ बिहार के बारे में इंट्रो दिया और उसके बाद वीर कुंवर सिंह पे सीधा आ गए और कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा सा आपने पूरा यहाँ पे डिटेल्स में कर दिया। फिर इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में बताया है, चलो ठीक है, अमर सिंह पे डाली, ये भी ठीक है। हाँ, इसका आपने सही किया है, ये जो आपने किया है ये बेटर। अब इसमें एक काम आप ये कर सकते थे कि जब आप ये पैराग्राफ के बाद जब आप ये फ्लो चार्ट या डायग्राम बना रहे हो तो थोड़ा सा इसको स्पेसियस बनाइए, ताकि ये पता चल ताकि ये स्पेसियस लगे और सीधा कैच करे, वो चेक करने वाले को सीधा वो कैच करे, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये आपने सही यहाँ पे बनाया है, लिखा है क्या क्या इसकी चीज़ें हैं। इसके बाद आपने डिस्पाइट दिस देयर वर मेनी जमींदार्स एंड प्रिंसलेस दिस डेज, हाउएवर दिस रिवॉल्यूशन हैड मेनी इमीडिएट एंड फार रीचिंग कंसिक्वेंसेज। अब आपने कंसिक्वेंस यहाँ पे डाला है, जबकि क्वेश्चन में क्या, ठीक है, ये थोड़ा सा सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। जैसे जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है ट्राई कीजिए उसी फॉर्मेट में आंसर देने का, क्योंकि मैंने बोला ना 20 कॉपी चेक करने जब उनको दिया गया है तो वो 5-6 कॉपी के बाद ना वो कैजुअल हो गए थोड़ा सा। तो जब वो रियल एग्जाम में 500 कॉपी चेक करना होता है, आप ऐसे लिखोगे तो वो सीक्वेंस चाहिए उनको, है ना, ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन आप जो पार्ट बाय पार्ट सिक्वेंशियल पूछ रहे हैं, कहीं ऊपर कहीं नीचे लिख रहे हो, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, मार्क्स कम बेसी हो जाएगा आपका 1-2। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये लग रहा है कि हाँ आपने जो है अच्छा पॉइंट लिखा है। जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनका आपने यहाँ पे एक क्या आइडियोलॉजी था उनका या फिर क्या थिंकिंग था उसको यहाँ पे प्रोसेस किया आपने। तो बेटर ये होता कि आप यहाँ पे ये बताते कि नेचर क्या था रिवोल्ट का, अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्टोरियंस एंड अकॉर्डिंग टू कॉलोनियल हिस्टोरियंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉलोनियल हिस्टोरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में आप देखिए, जैसे इंडियन हो गया है ना, तो इंडियन में वीर सावरकर आपने दे दिया है, आर.सी. मजूमदार हो गए, एस.एन. सेन के बारे में बता सकते थे आप, ठीक है ना। सैयद अहमद खान हो गए, सैयद अहमद खान, उनके बारे में थोड़ा सा कोट कर सकते थे कि वो क्या सोचते हैं। इसके बाद
कॉलोनियल में अगर हम आएंगे तो जॉन लॉरेंस एंड सीले उनका कॉन्सेप्ट बता सकते थे। आप ये बता सकते थे कि हमारा जो आउटरमैन टेलर है उनका व्यू क्या था, डिज़रायली हैं उनका जो थॉट प्रोसेस था वो क्या था इस व्यू के बारे में, ऐसे थोड़ा आप कंक्लूड करते। तो इससे क्या है कि अलग अलग डायमेंशंस हमें पता चल रहा है कि आपने कवर करने की कोशिश किया है, ठीक है। और साथ ही साथ कंक्लूजन देखिए थोड़ा सा सही है कंक्लूजन इन द सेंस कि आपने 4 लाइन का लिखा है, लेकिन ये बहुत ही जेनरिक हो गया है। रिवोल्ट ऑफ 1857 laid the foundation for the future freedom struggle. Though it failed in overthrowing British rule, but it did have some important contributions. ठीक है, ये कंक्लूजन 4 लाइन का है, सही है, लेकिन ये बहुत ही जेनरिक कंक्लूजन है। ऐसे अगर आप दोगे तो हो सकता है कि वो कैजुअल मार्क्स देके आगे बढ़ जाए, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या बोला, सम इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। देखिए ये जो होता ना है, आपको बताते हैं, इस तरह का वर्ड यूज नहीं करना है जहाँ पे थोड़ा संशय दिखाता है, सम इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस। तो फिर ऐसे ना ऐसे लग रहा है कि हाँ आपको पता है लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है ना। तो बी डिफिनिट, अगर पता हो तो डिफिनिट शब्द का इस्तेमाल कीजिए, मतलब जो कि पॉसिबिलिटीज़ को नहीं दिखाता है, समझ गए। अगर आप यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट लिख रहे हो तो साथ में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे देते कि क्या सम इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो यहाँ पे देते कि इसका पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन है वो ख़त्म हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, फिर सब्सिडरी लाइन्स हो गया, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म होकर उसके फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में कंट्रोल चला गया, है ना। अब पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन के वो हटाकर जो ब्रिटिश है वो सपोर्ट की तरह आ गए, मतलब कि आप रूल करो बस हमको टैक्स देते रहो, यानी कि फोर्सफुल एग्रेशन था वो ख़त्म हो गया। तो थोड़ा सा आप यहाँ सम लिख रहे हो तो एग्जाम्पल दे दो, और जेनरिक कंक्लूजन देने से बचिए, जेनरिक कंक्लूजन नहीं, ठीक है ना। ओवरऑल इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है ना। जो पिछला कॉपी था उन्होंने भी लिखा है, उन्होंने पॉइंट बहुत अच्छा दिया है सिखाने, लेकिन वो पैराग्राफ में था, पढ़ने का मन नहीं कर, मतलब पढ़ने का मन इन द सेंस कि वो एवरेज मार्किंग करके निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि उनको पॉइंट दिख रहा है कि हाँ चलो यहाँ फ्लो चार्ट बनाया है, यहाँ पे इन्होंने इस तरह से टैबलेट फॉर्मेट में बना दिया है, यहाँ पे इन्होंने फिर एक अलग सा कॉजेज बताया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी हम देखते हैं मॉडल आंसर क्या होगा, ठीक है। एक मॉडल आंसर हम क्या करेंगे, देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में कह रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रो देंगे। सबसे पहले हम देंगे इंट्रो। इंट्रो में क्या होगा, इंट्रो में कुछ आप फेमस हिस्टोरियन हैं, हिस्टोरियन, उनका कुछ कमेंट दे सकते हो, कुछ एक इंसिडेंट है, लैंडमार्क इंसिडेंट है ना, उसके बारे में बता सकते हो, बता के आप स्टार्ट कर सकते हो। या रिसेंट में कोई, अगर रिसेंट में कोई न्यूज़ में रहा है उस चीज़ को लेके, 1857 से लेकर कुछ विवादित मुद्दा रहा है और गवर्नमेंट का या सुप्रीम कोर्ट का या फिर कोई और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी का कमेंट आया है, तो उस कमेंट को लेके स्टार्ट कर सकते हो इंट्रो में। इंट्रो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए। जब हम बॉडी में आएंगे तो बॉडी में क्या था हमारा, बॉडी में था क्रिटिकली एनालाइज। अब देखिए क्रिटिकली एनालाइज जो एक होता है क्रिटिकली एग्जामिन, है ना, क्रिटिकली एग्जामिन, तो और एक होता है क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है। अब देखिए क्रिटिकली एग्जामिन में क्या होता है कि आप किसी टॉपिक को उसके पॉजिटिव साइड उसके नेगेटिव साइड को कंपेयर कर रहे हो, लेकिन जो हमारा क्रिटिकली एनालाइज होता है इसमें क्या होता है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पार्ट बाई पार्ट तोड़ते हो और हर पार्ट को एनालाइज करते हो, क्या कारण था या क्या पॉसिबल उसका रीज़न क्या था। तो इस केस में हमारा क्या था, क्रिटिकली एनालाइज, यानी कि हमको क्या बताना होगा, यानी कि इस केस में हमको बताना होगा बॉडी में कि इसका कॉज क्या था, ठीक है। इसका फिर हम देखेंगे ये फेलियर हुआ तो फेलियर क्यों हुआ, फिर इसका हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या था, ठीक है। कॉज में आएंगे तो इसका पॉलिटिकल कॉज क्या था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे फिर इकोनॉमिक कॉज क्या था, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज क्या था, सोशियो रिलीजियस कॉज क्या था, ठीक है ना। ऐसे ऐसे ये हो गया, ये आपका लॉन्ग टर्म कॉज हो गया, प्लस यही ब्रांच निकाल के आप लिखोगे कि इमीडिएट कॉज क्या था,
इमीडिएट काउज क्या था, ठीक है। ऐसे ही जब हम फेल्योर की बात करेंगे तो फेल्योर में भी आप दोगे कि ये फेल्योर क्या था, अलग अलग डायमेंशन को कवर करते हुए, यानी कि पीपल से जुड़ा हुआ मुद्दा, क्या पीपल यूनाइट नहीं थे, क्या उस समय कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं था क्या, प्लस यहाँ पे दोगे मास्टर ऑफ फाइटिंग ऑफ ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश सुपरमेसी जो होता है उनकी लड़ाई करने की क्षमता, वो स्टैंडर्ड थे एज कम्पेयर टू हमारे नेटिव इंडियंस, वो दे सकते हो। प्लस यहाँ पे और इन्वायरमेंटल या फिर कुछ और भी वेस्टर्न एजुकेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा, या फिर हमारा लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, ये डाल सकते हो फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि वो सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में ही डिस्ट्रीब्यूटेड था हमारा, यानी कि अलग अलग जगहों से पूरे इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं था, तो आप लैक ऑफ पार्टिसिपेशन बता सकते हो। इम्पैक्ट जब हम बात करेंगे तो जब ये खत्म हो गया तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो इम्पैक्ट में भी हम डालेंगे इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ था, ठीक है। फिर हम डालेंगे इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट क्या था, ठीक है। इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव के बाद हम बात करेंगे सोशल रिलीजियस इम्पैक्ट क्या हुआ था इसका, ठीक है। ये सब डालेंगे और इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट ऑफ एक्सप्लेन करेंगे। पॉलिटिकल में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया, फिर क्या हुआ, अंडर द सेक्रेटरी हमारा चलता है, सेक्रेटरी, ठीक है ना। तो सेक्रेटरी के तहत इंडिया रूल होने लगा। सेक्रेटरी कौन था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कैबिनेट मिनिस्टर था, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा गवर्न होना शुरू हुआ इंडिया, ठीक है। कैसर हिंद का उपाधि लेती है कौन, ब्रिटिश जो क्राउन थी वहाँ की, ठीक है। इस तरीके से आप बताओगे। फिर हमारा काउंसिल्स एक्ट आता है ताकि पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए हमारा, किसका, इंडियंस का, कहाँ पे, तो हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स में। इकोनॉमिक की बात करेंगे तो हमारा इसमें अलग अलग, जैसे आपने बताया कि हमारा जो एक्सप्लॉटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, परमानेंट सेटलमेंट, रेत वाली, महल वाली भी, उन सबको फिनिश किया गया और थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया, ठीक है, उतना स्टबर्न नहीं रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव की हम बात करेंगे तो फिर यहाँ भी हमारा आएगा, इसमें क्या हुआ चेंजेस, तो वो हमको बताना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कैसे कैसे हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है, वो ख़त्म होता है, इन सबको मतलब एक्सप्लेन करोगे। मिलिट्री कॉजेज क्या था वो सब, ठीक है। ऐसे करके आप एक फ्रेमवर्क बनाओगे बॉडी का, इंट्रो का, बॉडी का, ठीक है। और उसके बाद आप एक काम करोगे कि यहाँ पे दोगे नेचर के बारे में, कि ये नेचर क्या था, कि हमारा नेचर क्या था। अब नेचर की हम बात करेंगे तो नेचर में हमारा आएगा कि कॉलोनियल जो है हमारा हिस्टोरियंस हैं वो क्या सोचते थे 1857 के बारे में, प्लस हमारा इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो क्या सोचते थे, ठीक है। इसके बारे में आप मेंशन करोगे। अलग अलग जो यहाँ पे हमारे थिंकर्स हो गए, जैसे लॉरेंस हो गए, फिर उसके बाद हमारा सीले हो गए, ठीक है, सीले हो गए, फिर यहाँ पे टेलर हो गए, फिर हम यहाँ पे डिजराइली हो गए, उनके बारे में देखेंगे थिंकिंग क्या था। इंडियन में आएंगे तो सावरकर साहब हो गए, एसएन सेन साहब हो गए, फिर उसके बाद सैयद अहमद खान हो गए, प्लस यहाँ पे इंटरनेशनल थिंकर्स अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे कार्ल मार्क्स हो गए, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे ताकि अलग अलग डायमेंशंस दिखेगा आपको, ठीक है। इसके बाद जब हम ये हमारा नेचर हो जाएगा तो फिर हमारा सेकंड में आता है कि रोल ऑफ बिहार, ठीक है। और रोल ऑफ बिहार, जब हम रोल ऑफ बिहार की बात करते हैं, रोल ऑफ बिहार की बात, तो रोल ऑफ बिहार में आपको अब ये बिहार पूछा है, सिर्फ और सिर्फ कुंवर सिंह नहीं पूछा है, बिहार पूछा है। तो इसमें हम ब्रीफ बताएंगे कि हमारा जो आउटब्रेक था, आउटब्रेक कैसे हुआ बिहार में, ठीक है ना, आउटब्रेक कैसे हुआ, लीडर्स जो हैं वो लीडर्स कौन कौन से थे, वो लीडर्स कौन कौन से थे। सिर्फ कुंवर सिंह नहीं थे, कुंवर सिंह के अलावा अमर सिंह थे। उसके बाद यहाँ पे आपको जाएंगे तो हमारा बक्सर के अलावा जो भोजपुर के जो जमींदार हैं वो भी थे, ठीक है ना। अमर सिंह और ये कुंवर सिंह का रोल बहुत ज़्यादा था। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे पीर अली की बात करेंगे। पीर अली बहुत इंपॉर्टेंट है पटना से, मतलब अलग अलग जो हमारे लीडर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे गोल क्या था, फिर हम बात करेंगे बिहार कैसे किया, तो कंट्रीब्यूशन कैसे इस्तेमाल किया, मतलब कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या क्या हमारा मशीनरी इस्तेमाल हुआ, या फिर क्या प्रोसेस था, मशीनरी क्या इस्तेमाल किया या प्रोसेस क्या था। तो इसमें आप लिख सकते हो कि जो कुंवर सिंह उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया है ना, फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया, प्लस नेबरिंग जो भी हमारे रूलर्स थे, नेबरिंग रूलर्स, उनसे वो सपोर्ट, इंडियन पार्टिसिपेशन जो होता है इन द नेम ऑफ सपोर्ट, उनको उन्होंने गैदर किया। जैसे कि नाना साहब हो गए, तात्या तोपे हो गए, रानी झांसी वगैरह हो गई, है ना। फिर वो बिहार के बाहर अलग अलग जगह जाते हैं, तो एक ब्रीफली आप हल्का इंट्रो दोगे। साथ ही साथ स्टार्ट करने के लिए आप बिहार में ये भी कर सकते हो कि कुछ फेमस हिस्टोरियंस का जो कोट है रिगार्डिंग कुंवर सिंह, वो भी आप कोट कर सकते हो।
जैसे कि आर एस शर्मा है ना, आर एस शर्मा, तो आर एस शर्मा जो हैं उनके मुताबिक अगर हम कुंवर सिंह की बात करें तो कुंवर सिंह को क्या बोला उन्होंने कि कुंवर सिंह वॉज द सिंबल ऑफ सेकुलरिज्म एंड द आइडिया ऑफ फ्रीडम। ठीक है ना, तो ये कोट से आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये कोट से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आप देख रहे हो कितने डायमेंशंस को हमने कवर किया है। तो आंसर राइटिंग में आपको डायमेंशंस को कवर करना है। ठीक है, उसके बाद आप कंक्लूजन दे सकते हो। ठीक है ना, कंक्लूजन में जब भी कंक्लूजन आएगा तो याद रखिएगा कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव आएगा। कंक्लूजन में क्या दे सकते हो आप, तो कंक्लूजन में आप दे सकते हो यहाँ पे कि ये हमारा भला ही अनऑर्गेनाइज था, लेकिन एक फीलिंग दे दिया। किस चीज़ का फीलिंग दे दिया कि हम कैसे अगर ऑर्गेनाइज्ड होकर लड़े तो ये फेल नहीं होता। और यही कारण है कि 1858 से लेके 1885 यानी कि ये जो बीच में है ना, ये वाला पार्ट जब कांग्रेस नहीं बनता है तो इंडिया के अलग अलग जगहों पे हम देखेंगे क्या होता है, अलग अलग हमारा रीजनल पार्टीज, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनता है। अभी ये क्या है, ये पार्टी बन गए लेकिन ये अभी भी अपने अपने डिमांड के लिए लड़ रहे थे। तो वही जब 1885 में आएगा हमारा तो क्या हो जाएगा, एक सब जगह के लीडर्स मिलके यानी कि सब लोगों का पार्टिसिपेशन होता है आईएनसी में और एक नेशनल लेवल की पार्टी बनती है जो एज ए होल इंडिया का डिमांड रखने की कोशिश करती है। गांधी जी के आने के बाद सपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कंक्लूजन को आप डालोगे, इसमें हमेशा ये पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए और एक आशावादी पॉसिबिलिज्म में। ठीक है, आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन हम सेक्शन 2 का कोई करंट अफेयर डिस्कस करते हैं लेकिन बहुत लेट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिला होगा कि हम कैसे कैसे पॉइंट्स को कवर करेंगे। आप लिख वही रहे हो लेकिन डायमेंशंस नहीं दिख रहा है, तो डायमेंशंस को दिखाना है आपको। ठीक है, यानी कि पैराग्राफ से बचना है। ठीक है, रिडंडेंसी एरर को कम करना है, यानी कि जो पॉइंट ऊपर लिख दिया है वो बार बार हम नीचे नहीं रिपीट करेंगे। एक पॉइंट को लिखने के लिए मिनिमम वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, उसको अननेसेसरी 2-3 लाइन का नहीं निकालेंगे। 2-3 लाइन लिख रहे हैं लेकिन पॉइंट एक ही निकल रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये डिस्कशन थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा कि सारे कॉपी जो है चेक करके आपको वापस सेंड कर दिया जाए ताकि आपको फीडबैक मिल जाए कहाँ कहाँ क्या मिसिंग था। ठीक है, और आंसर लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं लिखा है उनको 21 तोपों के सलामी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।